हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सारे बच्चे। आज स्टूडेंट्स हम सब मिलकर एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और अपना पाठ है 5वां और जो कि है विद्युत धारा, जो कि अपने सेकेंड यूनिट में आता है। तो आज अपने दूसरे यूनिट की शुरुआत है जो कि अपने आगे और छोटे छोटे पाठों में विभक्त है, जिसमें आज अपन करेंगे विद्युत धारा की शुरुआत। तो चलो स्टूडेंट्स, आज अपन विद्युत धारा को ही पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। हालांकि ये चीज़ आप लोग पहले से ही जानकारी रखते हैं विद्युत धारा के बारे में, फिर भी छोटी बहुत चीज़ें हैं जिसको अपन लोग वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो विद्युत धारा क्या चीज़ हुआ करती थी, आपने 10th क्लास में अवश्य पढ़ा होगा कि विद्युत धारा जो होती है, यानी कि जो आपका I होता है, वो क्या होता है, कोई भी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसमें प्रति एकांक समय यानी कि आपको उसे बटे में लिखना है, प्रति एकांक समय में गुजरने वाला कुल आवेश। ठीक है, इसको आप कहते हो विद्युत धारा, या आपने हो सकता है सूत्र पढ़ा हो I बराबर Q/T। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो अपन लोग सूत्र लिखते थे I बराबर Q/T, ये ज्यादातर हम लोग लिखते हैं जब आपकी धारा स्थिर होती हो, जो कि आपने 10वीं क्लास में ज्यादातर इस सूत्र का प्रयोग करते थे। ठीक, पर अब बच्चों जब अपन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अपन हमेशा धारा को स्थिर नहीं मानेंगे। हम ऐसा कहेंगे कि हो सकता है जो आवेशों का प्रवाह है वो समय के अनुसार घट या बढ़ रहा है, यानी कि जो आवेश का प्रवाह है वो स्थिर नहीं है, वो बदलता है। अगर वो बदलता है तो हम उसे Q/T ना लिख के क्या लिखते हैं, ΔQ/ΔT, जहां इस डेल्टा का तात्पर्य होता है बदलना या परिवर्तन। कई बार आप ΔQ/ΔT ना लिख के इसे dQ/dt भी लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है, जब आपका समय का अंतर, किसका, समय का, जब आप में समय का अंतर या परिवर्तन जो अति सूक्ष्म हो जाता है, यानी कि जब समय बहुत ही थोड़ा सा बदल रहा है, तो आप उसे ΔT ना लिख के क्या लिखते हैं, dt द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो सूत्र है दोनों ही परिवर्ती धारा के लिए लिखे जाते हैं, और ये लिखा जाता है अपना जब धारा स्थिर होती है। ओके, और इसके साथ आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो धारा होता है स्टूडेंट्स, इसका जो SI मात्रक होता है धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, जिसे आप किससे दर्शाते हैं, बड़े A द्वारा। ठीक है, और ये आपका जो 1 एम्पियर है, अगर मैं लिखूं 1 एम्पियर, ये किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ पे I को मैंने लिखा है 1 एम्पियर, है ना। I का मात्रक क्या है, एम्पियर। मैं इसे पूरा लिख लेती हूँ, एम्पियर, हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको। ओके, और इसका सिंबल मात्रक होता है कैपिटल A। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, Q कौन था आपके पास में, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा 1 कूलाम बटा ΔT का मात्रक होता है आपका सेकेंड बटा 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर किसके बराबर लिखा जाता है, 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड के बराबर लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि जो आपकी धारा होती है ना, यानी I जो है, ये जो धारा होती है इसकी दिशा जो होती है वो धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में मानी जाती है, यानी कि आपकी I की दिशा वही होगी जो प्लस यानी पॉजिटिव आवेशों के प्रवाह की दिशा होगी। ठीक है, जबकि जो ऋणावेश है, ऋणावेशों के चलने की दिशा हमेशा इसके विपरीत मानी जाती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आप I की दिशा की बात कर रहे हैं, तो क्या I आपका सदिश है? नहीं, I जो है यानी कि जो धारा है वो आपकी एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है आपकी? एक अदिश राशि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये अदिश राशि क्यों है? हालांकि हम धारा की दिशा की बात करते हैं कि धारा की दिशा हम क्या लेते हैं, धन आवेशों के लिए तो जो उसकी प्रवाह है, जिस दिशा में धन आवेश चल रहे हैं उसी दिशा में धारा की दिशा होगी, ठीक। किंतु ऋणावेशों के लिए इसकी दिशा, ऋण अगर मेरा माइनस आवेश ऐसे चल रहा है, माइनस आवेश ऐसे चल रहा है, तो धारा की दिशा इसके विपरीत होती है, ठीक है। जबकि अगर धनावेश है स्टूडेंट्स, आपका धनावेश के चलने की गति ये है, तो धारा के चलने की दिशा भी सेम होती है। यानी कि हम धारा की दिशा की तो बात करते हैं, किंतु फिर भी यह एक अदिश राशि होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपका I क्या है? I बराबर है आपका Q बटा T, ठीक है। Q कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। T ये भी एक अदिश है। तो ये दोनों राशियां अदिश होने के कारणवश I भी आपका एक अदिश राशि होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ एक और चीज आपने पढ़ रखी है, वो है आपका एक संधि नियम। माना अपन एक चित्र बनाते हैं बच्चों, वो कुछ इस प्रकार का आपका चित्र है, ठीक है। हमने कुछ भी ऐसा बना दिया, इन धाराओं के अलग अलग मैं नाम दे रही हूँ। आप चित्र को देखते हुए इनकी दिशाएं देखिए। कुछ तीर जो हैं वो आपके बिंदु O यानी संधि की तरफ है, जो कौन कौन से हैं? I5 ये इसकी तरफ है, I4 इसकी तरफ है, I1 इसकी तरफ है और I2 इसकी तरफ है। जबकि जो I3 है वो क्या है? इससे O से दूर है। तो हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी संधि यानी कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक तार मिलते हैं, ठीक है। तो कोई भी संधि पर आने वाली कुल धारा वो हमेशा बराबर होती है जाने वाली कुल धारा के। तो आने वाली कौन कौन सी धारा है? इन सबका योग बराबर होगा जाने वाली सभी धाराओं के योग के। तो यहां से मैं लिखूंगी आने वाली धारा कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? I1 प्लस इन सब का योग कर रही हूं मैं I2 प्लस I4 प्लस I5। ये सब क्या हो गया? आने वाली कुल धारा बराबर क्या होती है? जाने वाली कुल धारा। पर यहाँ पे जाने वाली एक ही धारा है, तो ये किसके बराबर होता है? I3 के बराबर होता है, ठीक है। ये भी हालांकि आपने 10th क्लास में संधि नियम के, किरचॉफ के संधि नियम के अनुरूप इसको जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। जो मैंने शुरुआत में कही थी कि जो आपकी धारा अगर समय के साथ परिवर्तित होती है तो आप इसको इस रूप में लिखते हैं। तो इसी पे मैं आपको एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल समझा देती हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हम कहते हैं कि आपके पास एक पृष्ठ है, ठीक है। उस पृष्ठ में से गुजरने वाला जो आपका आवेश है Q, एक पृष्ठ लिया, उसमें से एक आवेश आपका गुजर रहा है Q, जो कि समय पर निर्भर कर रहा है। और हम कोई समीकरण लिख लेते हैं, जैसे कि इसका ये समीकरण है, ठीक है, 6t + 5 कूलम। ये आपका दे रखा है। अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया आपके पास कि एक आपका आवेश है वो समय पर इस प्रकार निर्भर कर रहा है, तो आपको बताना है, तो जब समय 2 सेकंड होगा, है ना, समय कितना होगा? 2 सेकंड होगा, तो इस पर पृष्ठ से प्रवाहित यानी कि गुजरने वाली ताक्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स?
यहाँ पे आप आवेश को देखें, ये समय पर निर्भर कर रहा है। मुझे कैसे पता समय पर निर्भर कर रहा है? क्योंकि ये जो है वो t पर कोई एक समीकरण है। तो t अगर बदलेगा, t 1 लूंगी तो देखो q का मान बदलेगा, 1 रखो t के स्थान पर q बदल रहा है, t का मान 2 रखोगे तो कुछ q बदल रहा है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि जो आवेश है q वो समय पर निर्भर कर रहा है। तो हमें बोला अगर Q समय पर ऐसे निर्भर कर रहा है तो आपको धारा का मान निकालना है। किसका? I का मान निकालना है। कब? जब समय कितना हो? 2 सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे Q क्या है? समय पर निर्भर कर रहा है, यानी परिवर्तन कर रहा है। तो सूत्र लगाएंगे I बराबर dQ बटा dt। ठीक है, इस Q के स्थान पर इस Q का समीकरण रख लेंगे अपन स्टूडेंट्स, जो हमको न्यूमेरिकल में दे रखा है उसका मान रख लेंगे हम लोग बटा dt। इसका तात्पर्य हुआ इस पूरे को आपको t के सापेक्ष करना है अवकलन। इस पहले पद को भी करो, दूसरे को भी करो, तीसरे को और चौथे, इन चारों पदों को t के सापेक्ष करना है अवकलन। अब अवकलन कैसे किया जाता है आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोग इससे पहले भी वीडियोस में खूब सारी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इसके बारे में ये वाला सूत्र लगने वाला है। ठीक है, तो ये सूत्र है जिसका आप लोग उपयोग करने वाले हैं। ठीक, तो पहले पद के लिए देखो क्या लेंगे, I बराबर ये 12 का मैंने लिखा 12, t की घात 3, तो t की घात n की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो इस सूत्र में n की जगह क्या रखना है बच्चों 3, तो रखो n की जगह 3, t 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। ठीक है, फिर ये माइनस 5 का 5, अब है t की घात 2, तो अब की बार n की जगह क्या आया है 2, तो सूत्र रखो n की जगह 2, t की घात 2 माइनस 1 प्लस 6 का 6, t पे कोई घात नहीं यानी कि घात है 1, तो n की जगह रखो 1, तो आएगा 1, t n की जगह 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 5, ये नियत है। नियत का आप जब अवकलन करते हैं किसी के भी सापेक्ष तो वो आता है 0। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 12 को 3 से इंटू करिए 36 t स्क्वायर माइनस 5 और 2 को इंटू करिए तो आएगा 10, t 2 में से 1 गया घात आया 1 प्लस 6 1 जा 6, t की घात 0 है ना, 1 माइनस 1 क्या आया 0। क्लियर? और स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ हो अगर उसकी घात 0 होती है, यानी जैसे हमारे यहाँ पे t की घात 0 है तो ये क्या होता है 1। किसी की भी घात 0 होती है उसका मान हमेशा होता है 1। तो I आपको मिला 36 t की घात 2, 10 t की घात 1 प्लस 6। ठीक है, अब हमको न्यूमेरिकल में क्या पूछा था, आपको जब t का मान 2 सेकेंड दिया हो तो आपको I का मान निकालना है। तो इस समीकरण में t के स्थान पर रख दो 2। क्यों 2 ही? क्यों? क्योंकि आपको सवाल में पूछा है, क्या पूछा है, t जब 2 सेकेंड हो तो आपको क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। इस वजह से इस वाले में हम t के स्थान पर 2 पुट कर रहे हैं। तो 36 का 36 t स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 10 t की घात 1 2 टू द पावर 1 प्लस 6, तो 36, 2 का स्क्वायर करो 4 माइनस 10 को 2 से गुणा करो बच्चों 20 प्लस 6, 36 को 4 से कर लो 24 का 2 12 और ये माइनस 20 प्लस 6, इन दोनों को पहले अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 150 माइनस 20 यानी ये आया आपका 130 एम्पियर। तो I का मान हमको क्या मिल गया है 130 एम्पियर। तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा था धारा। अब इसके बाद अपन लोग एक और छोटा सा टॉपिक है धारा घनत्व, उसको भी समझ लेते हैं। बच्चों धारा घनत्व जो है आपका,
सबसे पहली बात आप लिखेंगे इसको J द्वारा दर्शाते हैं और ये आपकी एक सदिश राशि होती है। धारा अदिश है जबकि धारा घनत्व क्या है आपका सदिश है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो ये घनत्व है तो आपको पता है ये धारा घनत्व है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, धारा बटा प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा S, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई आपके पास, एकांक काट क्षेत्रफल, एकांक काट क्षेत्रफल के अभिलंब दिशा, परपेंडिकुलर दिशा होती है स्टूडेंट्स आपकी, में प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। और सूत्र मैंने आपका लिख ही दिया यहाँ पे, धारा घनत्व कहते हैं, ओके। आपका अगर ये जो परिवर्तन है डेल्टा ई बटा डेल्टा एस, ये अगर बहुत ही सूक्ष्म है तो आप इसे लिखेंगे डी आई बटा डी एस। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो J बराबर डेल्टा ई बटा डेल्टा एस या फिर J बराबर डी आई बटा डी एस। एक और बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इसमें कि यदि जो धारा प्रवाह हो रही है यानी कि जो धारा बह रही है वो अगर धनावेशों के कारण है ना, अगर धारा प्रवाह धनावेशों के कारण हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा J की दिशा यानी कि धारा घनत्व की दिशा भी I की दिशा के अनुरूप होगी, यानी सेम दिशा होगी, ठीक है। जबकि अगर आपकी धारा ऋणावेशों के कारण हो रही है यानी माइनस के कारण हो रही है तो जो J की दिशा होगी वो I की दिशा के अनुरूप ना होके उसके विपरीत होती है, ठीक है। अगर धारा प्लस के कारण बह रही है तो जो I की दिशा है वही J की दिशा होगी, और अगर धारा माइनस के कारण बह रही है तो जो I की दिशा होगी वो J के विपरीत होती है, ठीक है। तो J की दिशा किस बात पर निर्भर करती है कि आपका जो धारा प्रवाह हो रहा है वो प्लस के कारण हो रहा है या फिर माइनस के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा यह टॉपिक खत्म। फिर मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।